अध्याय 1 इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री प्लस डीप कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस आत्मखोज और जीवन परिवर्तन की यात्रा में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में, एक ऐसा जापानी दर्शन जो ये समझाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, हम किस कारण से जीते हैं और कैसे हम अपने हर दिन को उद्देश्य, संतुलन और आनंद से भर सकते हैं। आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो या अपने जीवन की दिशा खोज रहे हो, इकिगाई आपको अपने बारे में गहराई से सोचने और जीवन में स्पष्टता पाने की शक्ति देता है। आज की इस लंबी और शांतिपूर्ण कहानी में हम इकिगाई को सिर्फ समझेंगे ही नहीं, हम इसे महसूस करेंगे, जिएंगे और शायद अपने जीवन में उसके बीज भी बो देंगे। तो चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इकिगाई का अर्थ जीवन का कारण, जीवन का उद्देश्य। इकिगाई दो शब्दों से मिलकर बना है, इकी जिसका अर्थ है जीवन और गाई जिसका अर्थ है मूल्य, उद्देश्य या अर्थ। दोनों मिलकर इकिगाई बनाते हैं जीवन का वास्तविक उद्देश्य या वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहते हैं। इकिगाई एक ऐसा दीपक है जो धीरे धीरे शांत प्रकाश में हमारी जिंदगी के अंधेरों को साफ करता है। ये न तो अचानक मिलता है, न ही किसी एक घटना से बदल जाता है। ये एक यात्रा है आत्म जागरूकता की, संतुलन की और जीवन को अपने सबसे सुंदर रूप में समझने की। हमें इसकी जरूरत क्यों है? जीवन में हम सबके भीतर एक खाली जगह होती है। कुछ लोग पैसे से भरने की कोशिश करते हैं, कुछ रिश्तों से, कुछ सफलता से और कुछ अपनी पहचान से, लेकिन वो जगह तब तक खाली रहती है जब तक हम ये न समझ ले कि हम किस कारण से जीते हैं, हम कौन हैं, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इकिगाई यही दिशा देता है। ये बताता है कि जीवन सिर्फ कमाने, दौड़ने, भागने, हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य को समझने और अपनाने का नाम है। इकिगाई की जड़ें कहां से आई? इकिगाई जापानी संस्कृति की देन है। जापान अपने अनुशासन, सादगी और संतुलित जीवन शैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है, जापान के ओकिनावा क्षेत्र में लोग बेहद लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसे ब्लू जोन्स में शामिल किया जाता है, यानी वे क्षेत्र जहां लोग औसत से काफी अधिक आयु तक जीते हैं। लोगों ने शोध करके पाया कि उनकी लंबी उम्र की वजह केवल आहार या व्यायाम नहीं है, बल्कि उनका इकिगाई है। ओकिनावा में लोग कहते हैं, हर इंसान का एक इकिगाई होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से और किसी को खुद खोजने जाना पड़ता है। वो लोग मानते हैं कि जीवन में काम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो नौकरी ही हो। हर दिन का कोई न कोई छोटा उद्देश्य जरूरी होता है। योगदान देना, समुदाय से जुड़े रहना और अपनी भूमिकाओं को समझना, ये जीवन को सुंदर बनाता है। इकिगाई सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि जापानियों के जीवन का तरीका है। बहुत से लोग इकिगाई को गलत समझ लेते हैं। इकिगाई ये नहीं है कि आप जीवन भर सिर्फ वही करें जो आपको पसंद है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करें, दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाएं। कोई एक बड़ा सपना पूरा हो जाए तो ही जीवन सफल है। इकिगाई कहता है, आपका उद्देश्य वही है जो आपके मन, आपकी क्षमता, समाज की जरूरत और आपकी आजीविका, इन सबको एक ही बिंदु पर लाकर जोड़ दे। ये संतुलन है, ये हार्मनी है, ये समग्र जीवन का दृष्टिकोण है। जरूरी बात यह है कि इकिगाई एक लक्ष्य नहीं है, ये एक यात्रा है। आप इसे एक बार नहीं ढूंढते, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा जीते हैं, एक बांस के पौधे की तरह जो पहली 5 साल जड़ों में विकसित होता है और 5वें साल अचानक कई फीट एक साथ बढ़ जाता है। इकिगाई भी ऐसा ही है। पहले भीतर से मजबूत होना पड़ता है, फिर जीवन ऊपर की ओर खिलने लगता है। आगे की यात्रा। आज की इस लंबी और गहरी कहानी में हम इकिगाई को समझेंगे, ना सिर्फ सिद्धांतों में, बल्कि कहानियों में,
जीवन के अनुभवों में और सरल उदाहरणों में हम इस वीडियो में जानेंगे आपका पैशन, आप क्या प्यार करते हैं, आपकी प्रोफेशन, आप किस काम में अच्छे हैं, आपका मिशन, दुनिया को क्या जरूरत है, आपकी वोकेशन, किस काम से आप कमाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये चारों एक साथ मिलकर आपका इकिगाई सर्कल बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको ऐसे छोटे छोटे जीवन अनुभव दूंगा जो आपको अपने जीवन में इकिगाई ढूंढने में मदद करेंगे। शुरुआत की कहानी। एक बूढ़ा जापानी कारीगर था। उसका नाम था हिरोशी। हिरोशी साधारण लकड़ी की वस्तुएं बनाता था। कटोरियां, चम्मच, खिलौने और छोटे छोटे बॉक्स। जब लोग उसकी दुकान पर आते थे तो वो किसी सेल्समैन की तरह बोलकर चीजें नहीं बेचता, वो बस मुस्कुरा देता। और अगर कोई पूछे कि आप रोज सुबह इतनी जल्दी दुकान क्यों खोलते हैं, तो वो बड़े शांत स्वर में कहता, क्योंकि लकड़ी आज मुझे कुछ नया सिखाना चाहती है। हिरोशी का काम धीमा था, उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई रहस्य है? हिरोशी ने लकड़ी पर चलती अपनी उंगलियों को रोका, फिर कहा, मेरा इकिगाई ये लकड़ी नहीं, बल्कि मेरे हाथ है, जो लकड़ी को उसकी असल पहचान दिलाते हैं। उसके लिए इकिगाई का मतलब था हर दिन एक छोटी सी रचना करना, एक छोटी सी सुंदरता दुनिया को देना। ये कहानी सरल है, लेकिन इकिगाई का सार बताती है। इकिगाई किसी बड़े लक्ष्य में नहीं, किसी छोटी लेकिन अर्थपूर्ण दिनचर्या में छिपा होता है। इकिगाई काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमारे जीवन के 4 स्तरों को संतुलित करता है। भावनाएं, इमोशंस, क्षमताएं, स्किल्स, लोगों से जुड़ाव, पर्पस फॉर अदर्स, दैनिक जीवन की जरूरतें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब चारों स्तर एक दिशा में हो तो मन में संतुलन बनता है, और जहां संतुलन होता है वही शांति, खुशी और आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब हम यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करेंगे, इकिगाई के 4 स्तंभों की विस्तृत समझ। हम हर स्तंभ को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, हर कहानी से जीवन की सीख निकालेंगे और हर सीख को अपने जीवन में लागू करना सीखेंगे। अध्याय 2, आप किस काम को दिल से प्यार करते हैं? इकिगाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पैशन, यानी वो काम जो आप दिल से करना पसंद करते हैं। हम में से कई लोग अपने पसंदीदा काम को पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन के कई साल बीत जाने के बाद महसूस होता है कि मैंने तो कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मुझे सच में पसंद क्या है। पैशन की खोज आसान नहीं होती। कई बार ये धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई फूल सुबह की रोशनी में खिलता हो। कई बार ये वर्षों बाद पता चलता है, जब जीवन हमें खाली या थका हुआ महसूस कराता है। लेकिन अगर आप इसे पहचान ले तो आपका हर दिन बदल सकता है। पैशन का गहरा अर्थ। पैशन केवल शौक नहीं है, पैशन वो है जिसमें करते हुए समय का पता न चले, जो आपको खुशी और ऊर्जा दे, जिसे करते हुए आपको स्वतंत्रता महसूस हो, जिसके साथ आप स्वयं को एक गहरे स्तर पर जोड़ पाएं। पैशन वह है जिसे आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी पुरस्कार के, सिर्फ दिल की आवाज पर करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, पैशन को खोजा कैसे जाए? इसका उत्तर समझने के लिए आइए एक लंबी, भावनात्मक और बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को बचपन से ही रंगों से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो रंग बिरंगी पेंसिलों से आकाश, पेड़, पहाड़, नदी सब कुछ बनाता रहता। उसकी मां कहती, अरे थोड़ा पढ़ भी लिया कर, बस चित्र ही बनाता रहता है। उसके पिता कहते, ये सब मजाक है, इससे कोई भविष्य नहीं बनता। लेकिन अनिरुद्ध के लिए रंग सिर्फ रंग नहीं थे, वे उसका संसार थे, उसकी सांसें, उसकी खुशी, उसकी दुनिया। समय बीतता गया, वो बड़ा हुआ,
स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया। अब जिंदगी में गंभीर होने का समय था। घर वालों ने समझाया, बेटा, एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। शौक दिल रखने के लिए ठीक है, पर उससे जिंदगी नहीं चलती। अनिरुद्ध ने भी सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं। उसने एक कॉरपोरेट नौकरी ले ली। नियमित नौकरी, अच्छी तनख्वाह, ऑफिस की आरामदायक कुर्सी, सब कुछ वैसा था जैसा उसके परिवार ने सोचा था। लेकिन उसके भीतर कुछ चुपचाप बदल रहा था। हर सुबह वो आनवर्क हुआ महसूस करता। हर शाम वो थका हुआ और खाली लौटता। उसकी मेज की दराज में अभी भी उसके पुराने रंग पड़े थे। वो कभी कभी चुपचाप उन्हें देखता, लेकिन उन्हें छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक दिन ऑफिस ने एक इंटरनल इवेंट रखा, क्रिएटिव वॉल, जहां कर्मचारियों को अपने शौक दिखाने थे। इकट्ठा हुई भीड़ में अनिरुद्ध चुपचाप मिट्टी में मिला हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैं क्या दिखाऊंगा? मैंने तो सालों से कुछ बनाया ही नहीं। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, अरे तू तो बहुत अच्छा कलाकार है, कुछ बनाकर लगा दे। अनिरुद्ध ने झिझकते हुए घर आकर अपनी दराज खोली। बहुत दिनों बाद उसने रंग उठाए, जैसे किसी प्रिय दोस्त से वर्षों बाद मिल रहा हो। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन शांत था। उसने एक साधारण सा चित्र बनाया, सूर्योदय की पहली रोशनी। अगले दिन जब उसने वो चित्र दीवार पर लगाया, उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ध्यान देगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में लोग उस चित्र के सामने रुकने लगे। वाह, ये किसने बनाया? इसमें बहुत शांति है। ये रंगों का उपयोग कितना सुंदर है। लोगों की बातें सुनकर अनिरुद्ध की आंखें भर आई। वो वर्षों बाद अपने असली रूप में खुद को महसूस कर रहा था। उस शाम वो अपने घर लौटा और देर रात तक वही चित्र देखता रहा। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये काम मुझे सिर्फ खुशी देता है, या ये वही है जिसके लिए मैं बना हूं? उस रात उसे पहली बार अपने दिल से जवाब मिला, यही है, यही तुम्हारा पहला इकिगाई है। पैशन छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वो भीतर रहता है, इंतजार करता है कि आप उसे पहचान ले। जीवन की व्यस्तता पैशन को दबा सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। पैशन को दिखाने का मौका छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जो काम आपको सबसे ज्यादा जीवित महसूस कराए, वही पैशन है। पैशन उम्र, पैसा, समय से नहीं, दिल से चलता है। पैशन कैसे खोजे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग 40-50 की उम्र में भी ये प्रश्न पूछते हैं, मुझे वास्तव में पसंद क्या है? पैशन खोजने के 4 सरल लेकिन गहरे तरीके हैं। अपना बचपन याद करें। बचपन में क्या ऐसा था जिसमें आप खो जाते थे, जिससे आपके चेहरे पर चमक आ जाती थी? चित्र बनाना, कहानियां सुनाना, चीजें ठीक करना, लोगों की मदद करना, खेलना, कुछ बनाना, लिखना, पढ़ाना। बचपन सच्चाई बताता है, क्योंकि तब हम दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। वो काम खोजिए जिसमें समय का पता न चले। अगर कोई काम करते हुए आप समय भूल जाते हैं, यही पहला संकेत है कि पैशन उसी दिशा में है। वो काम पहचानिए जो आपको ऊर्जा देता है। कुछ काम हमें ड्रेन करते हैं, कुछ काम हमें ऊर्जा देकर छोड़ते हैं। पैशन वही है जो आपको दिन के अंत में भी मुस्कुराता है। वो काम चुनिए जो आपको अंदर से सही लगता है। पैशन हमेशा दिल का रास्ता है। जहां तर्क खत्म हो जाए, वहां दिल आपकी दिशा बताता है। लोग पैशन क्यों नहीं खोज पाते? समाज का दबाव, ये काम पैसे नहीं देते, ये करियर नहीं है। इन वाक्यों ने हजारों उलझनें पैदा की है। आत्मविश्वास की कमी, कभी कभी लोग सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। लेकिन पैशन शुरू में परफेक्ट नहीं होता, वो अभ्यास से चमकता है। डर, डर कि अगर मैं असफल हुआ तो? लेकिन पैशन आपको असफलता से डरने नहीं देता। यह भी समझना जरूरी है कि पैशन हमेशा बड़ा नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि पैशन मतलब गाना, नाचना, पेंटिंग, कोडिंग, बिजनेस। लेकिन कभी कभी पैशन ये भी हो सकता है
सुबह चाय बनाना, पेड़ पौधे लगाना, घर सजाना, लोगों की बातें सुनना, सफाई करना, खाना बनाना, चीजों को व्यवस्थित रखना। छोटी चीजें कभी कभी आपकी असली खुशी होती है। मोहन एक साधारण चाय वाला था। उसकी चाय की दुकान छोटी थी, लेकिन हर सुबह उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती। लोग कहते, मोहन, तेरी चाय में जादू है। लेकिन मोहन हंसकर कहता, जादू चाय में नहीं, मेरे दिल में है। मोहन हर सुबह 4 बजे उठता, ताजी पत्तियां चुनता, अदरक कूटता और बड़ी शांति से चाय तैयार करता। किसी ने उससे पूछा, तू रोज इतना जल्दी क्यों उठता है? मोहन बोला, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। चाय बनाना मेरे लिए काम नहीं, मेरी पूजा है। यह सुनकर समझ आता है, इकिगाई का पैशन केवल बड़े सपनों में नहीं, छोटे से काम में भी मिल सकता है। पैशन पहचानने का 5 मिनट अभ्यास। किसी कागज पर 3 सवाल लिखें। मैं कौन सा काम बिना किसी इनाम के कर सकता हूं? मैं कौन सा काम करूं तो मुझे थकान नहीं, खुशी मिलती है? अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं कौन सा काम चुनूंगा? इनका जवाब आपके पैशन का बीज है। अध्याय 3, क्षमताएं और दुनिया की जरूरतें। इकिगाई का दूसरा स्तंभ है प्रोफेशन। आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? पैशन मन की आग है, लेकिन प्रोफेशन वह दिशा है जिसमें ये आग लगातार जल सकती है। प्रोफेशन वह है जिसमें आप दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिसे करने में आपको सहजता महसूस होती है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस और अनुभव आपको और बेहतर बनाते जाते हैं, जिसे सीखते सीखते आपको आनंद आता है। प्रोफेशन आपकी पहचान बनाता है, लेकिन ये पहचान तब पैदा होती है जब आप अपने कौशल को समझें, परखें और संवारें। मेधा एक साधारण लड़की थी। स्कूल में उसकी अंग्रेजी औसत थी, गणित ठीक ठाक था और खेलों में भी वो चमक नहीं पाती थी। कई बार वो खुद को कमतर समझती थी। उसे लगता कि मुझमें ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है। एक दिन स्कूल टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, अपने तरीके से एक कहानी समझाओ। मेधा ने एक कहानी ली और अपने अंदाज में बोलना शुरू किया। उसका लहजा शांत था, वाणी स्पष्ट थी, भावनाएं सुंदर थी और श्रोता उसकी आवाज में खो गए। टीचर ने कहा, मेधा, तुम्हें कहानी सुनाने और समझाने की कला आती है। यह तुम्हारी स्किल है, तुम्हारी ताकत है। लेकिन मेधा ने कहा, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। टीचर मुस्कुराई और बोली, असली कौशल वही है जो आपको ऐसे ही करते हुए भी दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे। समय बीता, मेधा ने बोलने की कला पर काम किया, स्टोरी टेलिंग सीखा, एंकर बनना सीखा। आज वही मेधा एक प्रसिद्ध वक्ता है। वो लोगों को कहानी सुनाकर प्रेरित करती है। उसकी स्किल हमेशा से थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। कभी कभी हमें खुद अपनी ताकत नहीं दिखती। दूसरों के लिए जो चीज कठिन हो वो आपके लिए आसान है। ये आपकी प्रोफेशन का बीज है। टैलेंट जन्म से मिलता है, पर स्किल अभ्यास से बनता है। प्रोफेशन वही है जिसमें आप लगातार बेहतर होते जाते हैं, चाहे धीरे ही क्यों न हो। अपनी क्षमताएं कैसे पहचानें? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पैशन जानते हैं, लेकिन प्रोफेशन पहचानना नहीं जानते। खुद से पूछें, मैं कौन सा काम आसानी से कर लेता हूं? कौन सा काम मैं दूसरों को सिखा सकता हूं? किस काम के लिए लोग मेरी प्रशंसा करते हैं? किस दिशा में मेरी सीखने की क्षमता सबसे तेज है? अक्सर लोग हमारी क्षमताएं हमें पहले बता देते हैं। कोई कहे, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम लोगों को शांत कर देते हो, तुम समस्या तुरंत समझ लेते हो। ये बातें संयोग नहीं, संकेत है। जिस काम में आप जितना अभ्यास करें, उतना बेहतर बने, वही आपकी प्रोफेशन है। उदाहरण, प्रैक्टिस करने पर आपकी आर्ट सुधरती है। लगातार बोलने पर आपका कम्युनिकेशन चमकता है। बार बार कोडिंग करने पर आपकी लॉजिक स्ट्रांग होती है। प्रोफेशन हमेशा आसान नहीं होती। ये वह है जिसे आप कठिन होने पर भी नहीं छोड़ते, जिस काम में आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं।
यानी समय गायब, तनाव गायब, आप खो जाते हो। वो आपका प्रोफेशन का रास्ता है। कागज पर लिखें 3 चीजें जिनमें आप दूसरों से बेहतर हैं। 3 चीजें जिन्हें आप कम समय में सीख लेते हैं। 3 काम जो आपको लगातार बेहतर बनाते हैं। इनका इंटरसेक्शन यानी जो बार बार सामने आए, वही आपके प्रोफेशन का केंद्र है। इकिगाई का तीसरा स्तंभ है मिशन, जो दुनिया के काम आए। मिशन एक महान शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। मिशन वो है जो आपके काम से किसी के जीवन में फर्क लाए। ये फर्क बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन फर्क जरूर होना चाहिए। मिशन वो काम है जो समाज की किसी कमी को पूरा करे, जो किसी की मदद करे, जो किसी की तकलीफ कम करे, जो किसी की जिंदगी आसान बनाए, जो किसी को प्रेरणा दे, जो दुनिया को थोड़ा सा सही दिशा में धकेले। मिशन वह है जो कहता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी हूं। निशा एक यंग लड़की थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खास उद्देश्य नहीं है। वो पढ़ाई में ठीक थी, सामान्य सी नौकरी करती थी और जीवन बहुत शांत लेकिन खाली सा लगता था। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसने सड़क किनारे बैठे कुछ छोटे बच्चों को देखा। वे फटे कपड़ों में थे, लेकिन एक टूटी किताब को लेकर हंसते हुए खेल रहे थे। उसका मन अटक गया। उसने सोचा, अगर इन्हें सही से पढ़ाया जाए तो ये कितना आगे जा सकते हैं। अगले दिन वो कुछ पुरानी किताबें लेकर उन बच्चों के पास गई। वो उन्हें पढ़ाने लगी। पहले तो वे शरारत करते, लेकिन धीरे धीरे वे उसके आसपास बैठने लगे। समय बीता। निशा ने ये अपना डेली रूटीन बना लिया। उसने कोई एनजीओ नहीं खोला, कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलाया, लेकिन हर दिन 1 घंटा, बस 1 घंटा किसी की जिंदगी रोशन करने के लिए देता रही। एक दिन उन बच्चों में से एक ने कहा, दीदी, मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, आप जैसे। निशा की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा, यही तो मेरा मिशन है। वो दुनिया नहीं बदल रही थी, लेकिन वो किसी की दुनिया जरूर बदल रही थी। मिशन की सीखें। मिशन बड़ा होना जरूरी नहीं, मीनिंगफुल होना जरूरी है। मिशन वही मिलता है जहां आपको लोगों के चेहरों में उम्मीद दिखे। मिशन सेल्फलेसनेस से आता है। मैं क्या दे सकता हूं? दुनिया बदलने की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मिशन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देता है, जो किसी भी सफलता से बड़ा होता है। अपना मिशन कैसे पहचाने? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मिशन पहचानने के लिए अपने आप से 5 सवाल पूछें। समाज में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है? गरीबी, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, पानी, स्वास्थ्य? जवाब वही है। दुनिया को किस समस्या में आपकी मदद की जरूरत है? हर समाज में हजारों समस्याएं हैं, लेकिन आपका मिशन वह है जिसमें आपका दिल सबसे मजबूत प्रतिक्रिया देता है। आप किस चीज से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं? आपका ज्ञान, आपकी कहानी, आपका कौशल, आपकी सेवा, आपकी उपस्थिति। कुछ न कुछ है जो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा महत्वहीन हो जाए, तो आप किस काम को समाज के लिए चुनेंगे? ये सवाल मिशन का दिल छूता है। आप किस कारण से याद किए जाना चाहेंगे? ये सवाल जीवन की दिशा बदल देता है। हर व्यक्ति का मिशन अलग होता है, बस उसे देखना होता है। जब प्रोफेशन और मिशन मिलते हैं, तब काम पर्पसफुल लगता है। आपकी स्किल का रियल इंपैक्ट दिखता है। आप केवल काम नहीं करते, योगदान करते हैं। जीवन में लगातार ग्रोथ आती है, अंदर से संतुष्टि मिलती है। यही इकिगाई का तीसरा कदम है। अध्याय 4, वोकेशन प्लस रियल लाइफ एप्लीकेशन। इकिगाई का चौथा और अंतिम स्तंभ है वोकेशन, यानी वो काम जिससे आप अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकें। कई लोग पैशन को ढूंढ लेते हैं, कई प्रोफेशन को भी समझ लेते हैं, मिशन भी मिल जाता है, लेकिन जब तक आप इससे आजीविका नहीं कमा पाते, आपका इकिगाई अधूरा रहता है। वोकेशन का अर्थ पैसे से प्यार करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि स्थिरता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वोकेशन क्या है?
वोकेशन वह है जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, जो आर्थिक रूप से स्थायी हो, जिसमें बाजार की आवश्यकता हो, जो लोगों के काम आ सके, जिसे आप लंबे समय तक कर सकें। आपका वोकेशन हमेशा आपके पैशन और प्रोफेशन से मैच करे, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन असली इकिगाई तब बनता है जब ये चारों एक जैसी दिशा में हों। वोकेशन की एक सुंदर कहानी, रीमा और उसके छोटे कदम। रीमा एक युवा लड़की थी जिसे मिठाइयां बनाने का बेहद शौक था। उसे पैशन था नए नए स्वाद बनाना, छोटे छोटे केक तैयार करना और दोस्तों को खिलाना। लेकिन समस्या ये थी, वो इससे कमाई कैसे करे। उसने एक बड़ी केक शॉप खोलने का सपना देखा था, लेकिन पूंजी नहीं थी। उसने नौकरी की थी, लेकिन मन नहीं लगता था। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, रीमा, तू इतना अच्छा बनाती है, क्यों न घर से ही ऑर्डर लेना शुरू कर। रीमा डर गई। वो बोली, अगर लोगों को पसंद ना आया तो? अगर मैं फेल हो गई तो? उसकी सहेली मुस्कुराई और बोली, किसने कहा कि बड़ा शुरू करना है? छोटे कदम भी रास्ता बदल देते हैं। रीमा ने हिम्मत की। पहला ऑर्डर 300 रुपए का था। उसने प्यार से केक बनाया, लोगों को पसंद आया। फिर दूसरा ऑर्डर आया, फिर तीसरा, फिर पांचवा, और धीरे धीरे ये एक फ्लो बन गया। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई उसकी नौकरी से अधिक हो गई। उसने नौकरी छोड़ी, घर से एक मिनी बेकरी शुरू की। आज वो 7 महिलाओं को रोजगार देती है। रीमा का पैशन था मिठाई, प्रोफेशन बन गई बेकिंग स्किल, मिशन था लोगों के चेहरों पर मुस्कान, और वोकेशन उससे जीविका कमाना। चारों मिल गए। रीमा ने अपना इकिगाई पा लिया। वोकेशन बड़े पूंजी से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है। वोकेशन का आरंभ घर, मोबाइल या एक स्किल से भी हो सकता है। दुनिया में हर अच्छी चीज का बाजार है, बस प्रेजेंटेशन चाहिए। पैशन तभी खिलता है जब उसके नीचे वोकेशन की जमीन हो। अपनी आजीविका पहचानने के 4 तरीके। वोकेशन खोजने के लिए आपको ये 4 प्रश्न पूछने होंगे। लोग किस काम के लिए आपको पैसे देने को तैयार हैं? ये वास्तविकता है। आपका इकिगाई प्रैक्टिकल होना चाहिए। उदाहरण, कोई आपको डिजाइनिंग के लिए पैसे देता है, कोई आपको टीचिंग के लिए चाहता है, कोई आपको मैनेजमेंट में अच्छा मानता है, कोई आपका राइटिंग पसंद करता है। जहां मांग है, वही आपकी मोनेटाइजेबल स्किल है। आपका कौन सा कौशल बाजार में रेयर या वैल्यूबल है? हर स्किल रेयर नहीं होती, लेकिन हर स्किल मीनिंगफुल हो सकती है। कुछ रेयर स्किल्स है: कोडिंग, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, लीडरशिप, हीलिंग, टीचिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, स्ट्रैटेजी थिंकिंग। दुनिया इन्हें मूल्य देती है। कौन सा काम आप लगातार कर सकते हैं बिना टूटे हुए? अनेक लोग पैसे के लिए ऐसा काम चुनते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ देता है। ये इकिगाई नहीं है, ये सर्वाइवल है। वोकेशन ऐसा होना चाहिए जिसे आप स्टेबिलिटी के साथ कर सकें। कौन सा काम समय के साथ स्केल कर सकता है? वोकेशन स्थायी होना चाहिए, न कि तात्कालिक। अगर स्किल स्केलेबल है, वो आपका वोकेशन है। प्रोफेशन प्लस मिशन प्लस वोकेशन का संयोजन। जब प्रोफेशन स्किल देता है, मिशन अर्थ देता है और वोकेशन स्थिरता देता है, तभी जीवन में संतुलन आता है। इकिगाई का असली सार इस संतुलन में है। अब हम इस स्क्रिप्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, इकिगाई का वास्तविक उपयोग। बहुत से लोग इकिगाई पढ़ते हैं, कहानी में समझते हैं, लेकिन जीवन में अपनाना नहीं जानते। ये भाग आपके लिए नया जीवन अध्याय खोल सकता है। करियर में इकिगाई कैसे लागू करें? करियर को 4 हिस्सों में बांटें। पैशन, आप क्या करना पसंद करते हैं? प्रोफेशन, आप किसमें अच्छे हैं? मिशन, दुनिया को क्या चाहिए? वोकेशन, इसमें कमाई कैसे होगी? इन चारों का मिलान करिए। उदाहरण, आपको बोलना पसंद है? पैशन। आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं? प्रोफेशन। लोगों को गाइडेंस की जरूरत है? मिशन। कोचिंग से कमाई हो सकती है? वोकेशन। आपका रास्ता, पब्लिक स्पीकिंग प्लस कोचिंग, रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई।
हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछें, आज मैं क्या मीनिंगफुल कर सकता हूं? ये मीनिंगफुल काम हो सकता है किसी की मदद, 10 मिनट मेडिटेशन, नेचर वॉक, एक क्रिएटिव एक्टिविटी, एक नया सीखना, किसी को मुस्कुराना। छोटे मीनिंगफुल कार्य बड़ा इकिगाई। तनाव कम करने में इकिगाई। जब आप वो काम करते हैं जो आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जो किसी के काम आता है और जिससे आपको कमाई होती है, तब तनाव अपने आप कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता कम, दिशा स्पष्ट, संतुलन मजबूत, काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। रिश्तों में इकिगाई। इकिगाई आपको सिर्फ करियर नहीं, रिश्तों में भी संतुलन सिखाता है। रिश्तों में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, अप्रिशिएशन की आदत, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की जरूरत समझना, अपने मिशन को उनके मिशन से जोड़ना, ये सब रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। व्यक्तिगत विकास में इकिगाई आपको विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। नई स्किल सीखना, स्वयं की समझ बढ़ाना, इमोशनल मैच्योरिटी, छोटे लक्ष्य सेट करना, हर दिन का मीनिंग ढूंढना। एक पेज पर 4 गोल बनाइए। मैं क्या प्यार करता हूं? मैं किसमें अच्छा हूं? दुनिया को क्या चाहिए? किससे कमाई हो सकती है? अब जो चीजें चारों में आती दिखें, वही आपका इकिगाई सीड, बीज है। यही बीज पेड़ बनेगा। अगर नर्चर्ड किया जाए, फूल भी देगा, फल भी देगा। इकिगाई को लागू करने की 3 स्टेप डेली मेथड। सुबह 5 मिनट, मेरे आज के उद्देश्य क्या है? शाम 5 मिनट, आज मैंने कौन सा मीनिंगफुल काम किया? रात 5 मिनट, मैं कल को कैसे बेहतर बना सकता हूं? इकिगाई को अपनाने की ये 15 मिनट रिचुअल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 5, दी ग्रैंड कंक्लूजन। हमारी लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। हमने पैशन समझा, प्रोफेशन खोजा, मिशन पहचाना और वोकेशन को अपनाया। अब समय है इन सबको एक कहानी, एक संदेश, एक अनुभव और एक गहरी प्रेरणा में बांधने का। क्योंकि इकिगाई सिर्फ 4 गोलों का इंटरसेक्शन नहीं, बल्कि जीवन की एक शैली है। एक ऐसा तरीका जो आपके हर दिन को, हर सांस को एक उद्देश्य देता है। रहस्य वाले वृद्ध व्यक्ति की कहानी। जापान के एक शांत गांव के किनारे एक पहाड़ था। उस पहाड़ के बीचों बीच एक लकड़ी का छोटा साधारण सा घर। उसमें रहता था एक वृद्ध व्यक्ति, सतोरी। सतोरी अपनी मुस्कुराहट, अपनी शांत चाल और अपने संतुलित जीवन के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे, वो कभी गुस्सा नहीं होता, कभी अस्थिर नहीं होता और कभी हड़बड़ाता नहीं, मानो उसके पास जीवन का कोई अनोखा रहस्य हो। एक दिन गांव के पास के शहर से एक युवा व्यक्ति आया, अर्जुन। अर्जुन अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। करियर में उलझन, रिश्तों में खटास, मन में बेचैनी। वो सोचता, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन किस लिए? मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। उसने सुना था कि सतोरी जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का भी शांत उत्तर दे देता है। तो वो पहाड़ पर चढ़कर सतोरी के घर पहुंचा। अंदर एक छोटा सा कमरा, लकड़ी की खुशबू, दीवार पर एक साधारण चित्र, मेज पर कुछ चाय के प्याले। सतोरी ने मुस्कुराकर कहा, आओ, बैठो, थके हुए लगते हो। अर्जुन की आंखें भर आई। वो बैठते ही बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर समझ नहीं आता कि क्यों। मुझे लगता है कि मेरा जीवन खाली है, कहीं कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, मैं खो गया हूं। सतोरी शांत था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो उठकर कमरे के बाहर एक छोटी सी बगीचा नुमा जगह पर गया। वहां 3 पौधे थे, एक बांस, एक गुलाब और एक साधारण सा दिखने वाला हरा पौधा। सतोरी ने पहले बांस की ओर इशारा किया। तुम जानते हो, इसे बढ़ने में समय लगता है। पहले 5 साल ये मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें बनाता है। कोई दिखता नहीं,
सब कहते हैं ये तो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन छठे साल ये एक ही बार में कई फीट ऊंचा हो जाता है। फिर उसने गुलाब की ओर इशारा किया। ये पौधा जल्दी खिलता है, लेकिन इसके फूल जल्दी मुरझा भी जाते हैं। इसे हर दिन अटेंशन चाहिए, नहीं तो ये सूख जाता है। आखिर में उसने तीसरे पौधे की ओर इशारा किया। ये प्लांट नहीं गुलाब जितना सुंदर है, न बांस जितना मजबूत, लेकिन ये लगातार बढ़ता रहता है, धीरे धीरे, धैर्य से, स्थिरता से। कभी फूल देता है, कभी पत्ते, कभी छाया। ये अपना इकिगाई रोज जीता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सतोरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जीवन इन 3 पौधों जैसा है। कुछ लोगों का जीवन बांस की तरह होता है। उन्हें बढ़ने में सालों लगते हैं, पर जब वे खिलते हैं तो इतिहास बनाते हैं। कुछ लोग गुलाब की तरह होते हैं। वे जल्दी चमकते हैं, लेकिन उन्हें निरंतर देखभाल चाहिए। और कुछ लोग इस तीसरे पौधे की तरह, शांत, छोटे कदमों में बढ़ने वाले, अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं, और इनका इकिगाई संतुलन में होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मेरा इकिगाई कैसे मिलेगा? सतोरी मुस्कुराया। इकिगाई पाया नहीं जाता, जिया जाता है। हर दिन एक छोटा मीनिंगफुल काम, हर दिन एक छोटा सा उद्देश्य, धीरे धीरे आपका असली इकिगाई बन जाता है। वो आगे बोला, तुम्हें यह समझना होगा कि इकिगाई कोई महान रहस्य नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की असाधारण समझ है। सतोरी ने अर्जुन को एक खाली कटोरा दिया, फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए समझाया, देखो, ये कटोरा तुम्हारा जीवन है। पैशन इसमें सुगंध है, प्रोफेशन इसमें स्वाद, मिशन इसकी गर्माहट है, और वोकेशन वो कटोरा है जो इसे गिरने नहीं देता। चारों हो तो कटोरा सुंदर बनता है, एक भी कम हो जाए, जीवन अधूरा हो जाता है। अर्जुन ने पहली बार पूरी गहराई से समझा, इकिगाई एक गंतव्य नहीं, एक अभ्यास है। उसने नम्रता से सिर झुका लिया। गुरुजी, मैंने समझ लिया। अब मैं वापस जाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, खुद को ढूंढना चाहता हूं। सतोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम खुद को ढूंढने नहीं, खुद को बनाने जा रहे हो। यही इकिगाई है। अर्जुन वापस लौट गया। कई साल बाद वो गांव आया और सतोरी को बताया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हर दिन अपना इकिगाई जीता हूं। थोड़ा काम अपने मन का, थोड़ा कौशल का, थोड़ा दूसरों के लिए, और थोड़ा अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए। सतोरी ने कहा, यही जीवन है, न ज्यादा न कम, बस अर्थपूर्ण। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि इकिगाई किताबों की थ्योरी नहीं, ये जीवन की सादगी और गहराई का मिला-जुला संगीत है। इकिगाई ये नहीं कहता कि आप पहाड़ों पर जाएं, ध्यान करें या दुनिया बदल दे। इकिगाई कहता है, अपने अंदर उतरिए, अपने मन की सुनिए, और वहां से शुरू कीजिए जहां आप आज हैं। आपका इकिगाई किसी बड़े मंच पर नहीं, किसी चमकदार सफलता में नहीं, बल्कि आपकी छोटी सी मीनिंगफुल आदतों में छिपा है। सुबह की चाय, शाम की किताब, किसी की मदद, किसी को मुस्कुराना, यही तो इकिगाई है। आपका उद्देश्य वही है जो आपको जीवित महसूस करे, जो मन में रोशनी भर दे, जो आपकी सांसों में अर्थ डाल दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया, या आपके जीवन में थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाई, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, आप अपने जीवन का इकिगाई किस में देखते हैं? आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बदल सकती है। हम जल्द मिलेंगे एक और प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शांतिपूर्ण कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन, आपका जीवन अर्थपूर्ण हो।